क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब एनसीआर, जिसे हम सपनों के घर का एक तरह से प्रतीक मानते हैं, कहीं वो कुछ बड़े रियल एस्टेट बिल्डरों के हाथों, घर खरीदारों और बैंकों के साथ धोखाधड़ी का गढ़ तो नहीं बनता जा रहा? ये सवाल इसलिए क्योंकि हाल ही में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसे हम सब ईडी के नाम से जानते हैं, उसने एनसीआर में रियल एस्टेट बिल्डरों से जुड़े फ्रॉड के करीब 22 मामलों की जांच शुरू की है। आज हमारे पास जो भी रिपोर्ट्स हैं, कुछ लेख हैं और हमारे अपने नोट्स, हम उनके आधार पर इस पूरे मामले की आप कह सकते हैं गहराई में उतरेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये खबर बताना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इस पूरी जांच का आखिर मतलब क्या है उन लोगों के लिए जो एनसीआर में प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं या शायद ले चुके हैं। उनके लिए ये जानकारी क्यों इतनी जरूरी है? हाँ, ये वाकई एक काफी गंभीर मामला है। और देखिए, इसे सिर्फ कुछ फाइनेंशियल गड़बड़ियों के तौर पर देखना ठीक नहीं होगा। ये जो घटनाएं हैं, ये भारत के सबसे अहम रियल एस्टेट बाजारों में से एक एनसीआर में ट्रांसपेरेंसी पर, भरोसे पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। बात सिर्फ उन 22 मामलों की नहीं है जिनकी ईडी जांच कर रहा है। आप सोचिए, अगर ये आरोप सही निकलते हैं तो इसका असर कितना व्यापक होगा, पूरे सिस्टम पर, खरीदारों के भरोसे पर और शायद इकोनॉमी के हिस्से पर भी। ये उस बुनियाद को हिला सकता है जिस पर मतलब ये पूरा रियल एस्टेट का कारोबार टिका हुआ है। सही कह रहे हैं। तो चलिए फिर इसे थोड़ा और खोलते हैं। ये जो ईडी है, भारत की जानी मानी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो आखिर किन चीजों को देख रही है? आपने कहा 22 मामले, लेकिन इनमें मुख्य आरोप क्या है, किस तरह के? जी देखिए, ये रिपोर्ट्स और जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से आरोप कई तरह के हैं। सबसे पहला और अहम है बैंकों के साथ धोखाधड़ी। ऐसा लगता है कि बिल्डरों ने शायद लोन लेने के लिए बैंकों को गुमराह किया। हो सकता है अपनी फाइनेंशियल हालत के बारे में या प्रोजेक्ट कितना आगे बढ़ा है इस बारे में गलत जानकारी दी हो। दूसरा बड़ा आरोप है लोन फ्रॉड से जुड़ा। मतलब हो सकता है लोन किसी और काम के लिए लिया गया और इस्तेमाल कहीं और हो गया। अच्छा। और ये फंड के गलत इस्तेमाल वाली बात भी तो है ना, कि हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए जो पैसा मिला बैंकों से या खरीदारों से, उसे शायद कहीं और लगा दिया या निकाल लिया। मामलों में तो खरीदार सालों से अपने घर का इंतजार कर रहे हैं। तो ईडी इन सभी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या बैंकों से धोखाधड़ी हुई, क्या फंड डाइवर्ट हुआ, और क्या इन सब का नतीजा प्रोजेक्ट्स में देरी और खरीदारों की परेशानी के रूप में निकला? इसमें एक और एंगल है जिस पर काफी बात हो रही है, वो है बिल्डरों और बैंकों के बीच एक संभावित मिलीभगत, एक नेक्सस। क्या ये रिपोर्ट्स इस बारे में कुछ इशारा करती हैं कि ये मिलीभगत किस तरह की हो सकती है? ये नेक्सस वाली बात वाकई चिंता बढ़ाने वाली है और कई सोर्सेज में इसका जिक्र है। देखिए, ये शायद सिर्फ बिल्डर की गलती ना हो। आरोप ये भी है कि बैंकिंग सिस्टम के कुछ अधिकारियों ने या शायद सिस्टम की कुछ खामियों का फायदा उठाया गया। अब सोचिए, इतने बड़े बड़े लोन्स कैसे पास हो गए अगर प्रोजेक्ट्स प्रैक्टिकल नहीं थे या बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं था? क्या जो जरूरी जांच पड़ताल होती है, जिसे ड्यू डिलिजेंस कहते हैं, उसमें कोई ढिलाई बरती गई? रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये मिलीभगत कई तरह से हो सकती है। जैसे हो सकता है कुछ बैंक अधिकारियों ने नियम ताक पर रखकर लोन दे दिए हो, या फिर प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हुई हो, जिससे फंड का गलत इस्तेमाल पकड़ में ही नहीं आया। ये भी मुमकिन है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू को क्या कहते हैं, हाँ, वैल्यूएशन को बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया हो ताकि ज्यादा लोन मिल सके। अगर ऐसी साठगांठ वाकई हुई है तो ये न सिर्फ घर खरीदारों के लिए बहुत नुकसानदेह है, बल्कि ये पूरे बैंकिंग सिस्टम की सेहत के लिए भी खतरनाक है। क्योंकि जब बैंकों के एनपीए बढ़ते हैं तो उसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। बाप रे! और इसका स्केल कितना बड़ा हो सकता है? क्या ये बस कुछ छोटे मोटे बिल्डरों की बात है या इसमें बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं? यहीं पर ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। जो शुरुआती रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक ये जांच सिर्फ कुछ छोटी मोटी कंपनियों तक ही सीमित नहीं है। एनसीआर के कई जाने माने रियल एस्टेट हब जैसे गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खासकर वो जो तेजी से डेवलप हो रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे का एरिया, वो सब जांच के दायरे में आ सकते हैं। इन इलाकों में कई बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और कुछ नामी बिल्डर भी वहां काम कर रहे हैं। ओह, इसका मतलब तो ये हुआ कि हजारों की संख्या में घर खरीदार और निवेशक वो सीधे तौर पर इससे प्रभावित हो सकते हैं। जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने शायद अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा दी है या भारी बैंक लोन ले रखा है।
उनके लिए तो ये अनिश्चितता ही बहुत मुश्किल होगी। जी हाँ, बिल्कुल। जब हम कहते हैं हजारों खरीदार, तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हजारों परिवार हैं जिनके सपने, जिनकी फाइनेंशियल प्लानिंग सब दांव पर लग गई है। रिपोर्ट्स में ऐसे कई किस्से हैं जहां लोगों ने शायद 2010 या 2012 में बुकिंग की थी और आज मतलब 2024-25 आ गया, उन्हें घर नहीं मिला है। वो किराया भी दे रहे हैं और लोन की ईएमआई भी भर रहे हैं। ये तो दोहरी मार है। और निवेशकों के लिए भी ये बड़ा झटका है, जिन्होंने शायद अच्छे रिटर्न की उम्मीद में पैसा लगाया था। तो अगर हम इसके और बड़े परिणामों की बात करें, तो ये सिर्फ पैसों की धोखाधड़ी या कुछ लोगों के पैसे डूबने तक ही सीमित नहीं है। इसके और क्या-क्या असर हो सकते हैं? इसके कई मतलब दूर तक जाने वाले परिणाम हो सकते हैं, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। पहला तो ये कि जब इतने सारे प्रोजेक्ट्स अटक जाते हैं या उनमें देरी होती है, तो इसका सीधा असर हाउसिंग सप्लाई पर पड़ता है। एनसीआर जैसे इलाके में जहां आबादी लगातार बढ़ रही है और घरों की मांग बहुत ज्यादा है, सप्लाई में कमी आने से कीमतें और बढ़ सकती हैं, खासकर जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसके सेगमेंट में। सरकार की जो योजनाएं हैं सबके लिए घर जैसी, उन पर भी इसका नेगेटिव असर पड़ता है। दूसरा, इस तरह के बड़े स्केल पर फ्रॉड के आरोपों से पूरे रियल एस्टेट मार्केट की स्टेबिलिटी पर सवाल खड़ा होता है। इन्वेस्टर्स का भरोसा कम होता है, नया इन्वेस्टमेंट आने में हिचकिचाहट होती है और प्रॉपर्टी की कीमतों में एक अनिश्चितता आ जाती है। और ये सिर्फ एनसीआर तक ही सीमित नहीं रहता, इसका असर पूरे देश के रियल एस्टेट सेक्टर की इमेज पर पड़ सकता है। और शायद सबसे जरूरी, खरीदारों का भरोसा। एक बार वो टूट जाए तो उसे वापस बनाना तो बहुत ही मुश्किल होता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। रियल एस्टेट का बिजनेस काफी हद तक भरोसे पर ही चलता है। खरीदार अपनी जिंदगी भर की कमाई एक ऐसे वादे पर लगाता है जो भविष्य में पूरा होना है। जब बिल्डर और शायद बैंक भी इस भरोसे को तोड़ते हैं, तो इसका असर बहुत गहरा होता है और लंबे समय तक रहता है। लोग फिर किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये जो पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है, ये पूरे सेक्टर को नुकसान पहुंचाती है। तो अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। उन लोगों के लिए इसका क्या मतलब है जो अभी एनसीआर में प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं या जिन्होंने हाल ही में खरीदी है? ये जानकारी उनके लिए बस एक न्यूज आइटम है या उससे कहीं ज्यादा? नहीं, ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये साफ दिखाता है कि बाजार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और खरीदारों को पहले से कहीं ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। स्रोतों में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां खरीदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। किसी को आधा अधूरा फ्लैट मिला, किसी का पैसा ही फंस गया और कई लोग तो बस अंतहीन इंतजार कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। क्या रिपोर्ट्स में कुछ कॉन्क्रीट उदाहरण है कि खरीदारों को किस तरह की दिक्कतें हुई हैं अंदाजा लगाने के लिए? हाँ, कई तरह की प्रॉब्लम सामने आ रही हैं। कुछ मामलों में तो बिल्डर में एक ही फ्लैट कई लोगों को बेच दिया। सोचिए, कहीं पर प्रोजेक्ट की जमीन पर ही कोई कानूनी पेच था जिसके बारे में खरीदारों को बताया ही नहीं गया। कई जगह बिल्डिंग के प्लान को बाद में बदल दिया गया, जिससे फ्लैट का साइज या लेआउट ही बदल गया। और सबसे आम दिक्कत तो यही है कि जो वादे किए गए थे सुविधाओं के, वो नहीं दी गई या पोजीशन में सालों की देरी हो गई। ये सब बातें दिखाती हैं कि सिर्फ चमकते हुए विज्ञापन देखकर फैसला लेना कितना खतरनाक हो सकता है। इससे एक बहुत स्वाभाविक सवाल उठता है कि ऐसे माहौल में एक आम खरीदार करे तो क्या करे, वो खुद को कैसे बचाए? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी सलाह है बहुत ज्यादा सावधानी बरतें और पूरी तरह से जांच पड़ताल करें। इसे ही ड्यू डिलिजेंस कहते हैं और अब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। सिर्फ बिल्डर के बड़े नाम या प्रोजेक्ट की शानदार लोकेशन पर मत जाइए। लेकिन ये ड्यू डिलिजेंस असल में है क्या? मतलब एक आम खरीदार क्या क्या चेक कर सकता है? क्या इन रिपोर्ट से कुछ आइडिया मिलता है कि किन चीजों पर खास ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल। ड्यू डिलिजेंस का मतलब है कि आप प्रोजेक्ट और बिल्डर के बारे में हर मुमकिन जानकारी इकट्ठी करें। इसमें कई चीजें आती हैं। पहला, बिल्डर का बैकग्राउंड देखिए, उसका पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा है, क्या पहले के प्रोजेक्ट्स टाइम पर पूरे किए हैं, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, कहीं उस पर कोई गंभीर कानूनी मामले तो नहीं चल रहे हैं। दूसरा, प्रोजेक्ट के लीगल अप्रूवल्स चेक कीजिए,
क्या प्रोजेक्ट के पास सभी जरूरी सरकारी मंजूरियां हैं, जैसे जमीन का टाइटल क्लियर है, बिल्डिंग प्लान अप्रूव्ड है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस है। इन कागजात को खुद देखना या किसी भरोसेमंद वकील से दिखवाना बहुत जरूरी है। तीसरा, रेरा रजिस्ट्रेशन। क्या प्रोजेक्ट रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत रजिस्टर्ड है? रेरा की वेबसाइट पर प्रोजेक्ट की डिटेल्स मिल जाती हैं, जैसे उसके पूरे होने की अनुमानित तारीख क्या है। रेरा का होना एक सेफ्टी नेट जरूर है, लेकिन जैसा हम शायद आगे बात करेंगे, ये भी कोई फूल प्रूफ गारंटी नहीं है। चौथा, फाइनेंसिंग कौन कर रहा है? क्या किसी बड़े बैंक ने प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है? हालांकि जैसा इस मामले में दिख रहा है, बैंक अप्रूवल भी गारंटी नहीं है, पर फिर भी ये एक जरूरी जानकारी है। और पांचवा, बिल्डर बायर एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ें। उसमें पोजीशन की तारीख, देरी होने पर क्या पेनल्टी लगेगी, फ्लैट के स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे, सब कुछ साफ साफ लिखा होना चाहिए। कोई भी क्लॉज अगर संदिग्ध लगे तो सवाल पूछें या लीगल सलाह लें। रिपोर्ट्स ये भी इशारा करती हैं कि खरीदारों को आपस में ग्रुप बनाना चाहिए और जानकारी शेयर करनी चाहिए। अगर एक प्रोजेक्ट में कई खरीदार मिलकर नजर रखें तो गड़बड़ी पकड़ में आने के चांस बढ़ जाते हैं। और हाँ, ये जो ईडी के मामले चल रहे हैं या दूसरी कानूनी कार्रवाइयां हो रही हैं, उन पर भी नजर रखना जरूरी है, क्योंकि इनका सीधा असर आपके इन्वेस्टमेंट या होने वाले इन्वेस्टमेंट पर पड़ सकता है। अगर कोई बिल्डर या प्रोजेक्ट जांच के दायरे में है तो फिलहाल उससे दूरी बनाना ही समझदारी होगी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ईडी की ये जो जांच है, ये एनसीआर रियल एस्टेट सेक्टर में चल रही गंभीर गड़बड़ियों की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा कर रही है। इसमें बड़े पैमाने पर फ्रॉड, फंड्स का हेर फेर और यहाँ तक कि बिल्डरों और बैंकों के बीच मिलीभगत को भी आशंका है। गुरुग्राम, नोएडा, द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे प्राइम लोकेशंस भी इससे अछूते नहीं हैं, जिसका सीधा असर हजारों घर खरीदारों पर, निवेशकों पर और पूरे बाजार की स्टेबिलिटी पर पड़ रहा है। खरीदारों के लिए सबसे जरूरी सबक यही है कि वो बेहद सतर्क रहें और कोई भी कदम उठाने से पहले अपनी तरफ से पूरी जांच पड़ताल कर लें। बिल्कुल। और अंत में ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या ये स्थिति, ये जो पैटर्न दिख रहा है, ये सिर्फ एनसीआर तक ही सीमित है या ये पूरे भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर की एक बड़ी सिस्टमिक प्रॉब्लम का लक्षण है? ये मामले ट्रांसपेरेंसी पर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर और जो रेगुलेटरी निगरानी है उसकी इफेक्टिवनेस पर गंभीर सवाल उठाते हैं। हमने रेरा का जिक्र किया, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसे 2016 में लाया ही इसलिए गया था कि खरीदारों के हितों की रक्षा हो सके और सेक्टर में पारदर्शिता बढ़े। लेकिन क्या मौजूदा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसमें रेरा भी शामिल है, इस तरह की जटिल धोखाधड़ी और ये जो ताकतवर नेक्सस बन जाते हैं, इनसे निपटने के लिए काफी है? क्या रेरा के पास जमीनी स्तर पर नियमों को लागू करवाने के लिए पर्याप्त दांत और संसाधन है, या हमें और कड़े कानूनों की, बेहतर एनफोर्समेंट की और शायद बैंकिंग रेगुलेशन में भी सुधार की जरूरत है, ताकि भविष्य में घर खरीदार इस तरह की स्थितियों का शिकार ना हो? ये वो सवाल हैं जिन पर पॉलिसी मेकर्स को, इंडस्ट्री को और हम सबको, मतलब जागरूक नागरिकों को, गंभीरता से सोचना होगा।